में पोषण पढ़ेंगे। कल हमने आपको जैव प्रक्रम और प्रक्रिया के बारे में बताया था। अगली हेडिंग होने जा रही है मनुष्य में पोषण। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यानपूर्वक देखें। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक, ये चित्र है, नीचे देखें फिगर में, कि मुंह है, मुंह से नीचे जहाँ से आपकी टॉयलेट निकलती है। टॉयलेट गलत वर्ड है, वैसे टॉयलेट पे जो डेस्टिनेशन होता है जहाँ करते हैं उसको कहते हैं स्टूल। स्टूल यानी फॉर्टी के से निकलती है, उसे गुदा, उसे जगह गुदा कहते हैं। वहाँ तक एक लंबी नली है, आहार नाल, खाने की नाल। चित्र 5.6 नीचे बना हुआ है कि विभिन्न भागों देखते हैं। भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट रहता है, उसे क्या होता है, इस प्रक्रम की हम चर्चा करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ध्यान से चित्र, ये आप अपनी किताब खोल लें NCERT की, ध्यान से और देख लें। मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है। ये ऊपर आपके भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है, प्रक्रिया, जिससे छोटे छोटे कणों बदल जाएगा। आप चबाते हैं हम, आहार स्तर बहुत कोमल होता है। आहार स्तर, जो खाने का जो मुंह है, पाइप नली है, उसकी जो अंदर की लाइनिंग है, परत है, आहार अस्तर होता है। अंदर से जो परत होती है उसे अस्तर कहते हैं या लाइनिंग कहते हैं इंग्लिश में। मुलायम होता है, कोमल होता है। भोजन को गीला करना ज़रूरी है ताकि वो खुरदरा जो है मार्ग, वो अस्तर को ख़राब कर देगा। तो अस्तर का बहुत कोमल है, इसलिए वो गीला किया जाता है इसका मार्ग आसान करने के लिए। आपने देखा होगा कोई मनपसंद खाना मिलता है तो मुँह में पानी आ जाता है। ये वास्तव में जल नहीं होता है, ये लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस, जिसे लाला रस या लार कहते हैं और इंग्लिश में सलाइवा कहते हैं। सलाइवा, लाला रस या लार को सलाइवा कहते हैं। यहाँ पर इस जगह पे मुँह के जीभ के पीछे साइड में, दोनों साइड, लेफ़्ट और राइट, ये ग्रंथियाँ होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, जो लाला रस या लार को निकालती हैं, सलाइवा को निकालती हैं, जो भोजन को पचाने का काम करता है। इससे स्टेप बाय स्टेप आएंगे। उसकी जटिल रचना, जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। उसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना होता है, छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। अवशोषण, सोखने के लिए आहार नाल द्वारा। जटिल, जटिल क्या मतलब हुआ? जटिल मतलब ये फार्मूला जो होता है, ये प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, और चिकनाई, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट होता है मेनली भोजन में। ये सब के फार्मूले काफ़ी टिपिकल, काफ़ी बड़े हैं। इनको छोटे छोटे खंडों में तोड़ा जाता है। फैट्स को फैटी एसिड में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और ग्लिसरॉल में भी टूटता है फैट, प्रोटीन। तो इनको जटिल रचना से इसका अवशोषण नहीं होगा, तो इसको अवशोषण लायक बनाते हैं, सोखने लायक बनाते हैं, ताकि हमारी आंतें इसको सोख लें, ब्लड में पहुंचा दें। तो छोटे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। ये काम जैव उत्प्रेरक जो कहता है, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। कल मैंने बताया था कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम वो उत्प्रेरक, मैंने बताया था पहले कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया जो होने वाली हैं, जो रिएक्शंस होती हैं, उनकी स्पीड को बढ़ाता है, चेंज करता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। जैव उत्प्रेरक यानी जीवित भाग में जो उत्प्रेरक क्रिया होगी, जो अभिक्रियाओं को बैलेंस करेगा, मोटिवेट करेगा, बढ़ाएगा, उन्हें जैव उत्प्रेरक कहेंगे। इनको जैव उत्प्रेरक या बायो कैटेलाइस्ट इंग्लिश में की जगह इन्हें बायोलॉजी में एंजाइम नाम ज़्यादा दिया गया। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमाइलेज कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम का नाम लिखें। सर्किल कर दिया है मैंने, देखिए मैं अलग कलर से सर्किल कर रहा हूँ ताकि आपको नोट पता चल जाए। ये चीज़ बहुत पूछी जाती है। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे अमाइलेज कहते हैं। ये मंड जटिल अणुओं को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। शर्करा माने ग्लूकोज, मंड माने कार्बोहाइड्रेट का एक रूप। मंड होता है जब कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा हो जाता है कहीं जाके, तो वो मंड या स्टार्च बन जाता है। मंड या स्टार्च, इंग्लिश में स्टार्च बन जाता है, जिसको तोड़ने का काम शर्करा में तोड़ता है कौन? एमाइलेस। कहाँ से निकलता है? लार में ही होता है, लार ग्रंथियों से निकलता है, ध्यान रखें। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जिह्वा भोजन को लार के साथ पूरी मिलाती है। पेशीय जिह्वा, जिह्वा मतलब जीभ, टंग, और पेशी माने इसके मसल,
हमारा मुंह से ज़बान चलती रहती है और खाने को पलटती रहती है। आपने अंडारा मारा होगा, मुंह चबा के देख लें, अंडारा हो जाएगा। तो वो पूरी तरह से खाने के साथ मिलाती है ताकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन, मर्ण का पाचन ग्लूकोज में हो जाए। अगले पॉइंट पर आते हैं। आहार नाली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से फिर किरमित होने के लिए आवश्यक है। ये कर्मकुंचक गति पूरे भोजन नली में होती है। फिर किरमित यानी क्रम से, स्टेप बाय स्टेप, और क्रमकुंचन यानी क्रमकुंचन सुकड़ना और अपनी जगह पर वापस आना। क्रमकुंचन ये पेट जो होता है, पेट यहाँ से सुकड़ता है और अपनी जगह में वापस आ जाता है, पेट यहाँ से सुकड़ता है अपनी जगह वापस आता है, इस गति को क्रमकुंचन कहते हैं। ऐसी आहार नाल भी ऐसी होता है, सुकड़ता है और अपनी जगह पर वापस आता है, शिथिल बोलते हैं, ढीला पड़ जाता है। इस गति को क्रमकुंचक गति कहा जाता है। ये पूछ जाता है क्रमकुंचक गति क्या होती है। आहार नाल का अपनी पेशियों द्वारा लगातार सिकुड़ना और अपनी पूरा अवस्था में वापस आना क्रमकुंचन कहलाता है। ये नोट कर लें मेरी लैंग्वेज और नोट कर लें। आगे देखते हैं। मुँह से हमाशयता भोजन गिरसिका या ईसोफेगस द्वारा जाता है। इस नली का नाम गिरसिका है, इंग्लिश में ईसोफेगस कहते हैं, ESOPHAGUS है, ईसोफेगस, ईसोफेगस कहते हैं। ये नली जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये नली ईसोफेगस कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अमाशय एक वृहत अंग है, वृहत माने बड़ा अंग है, अमाशय में आ गया, ये अमाशय है यहाँ से यहाँ तक, ये अमाशय पेट स्टोमक या अमाशय कहा जाता है। वृहत अंग है, बड़ा अंग है, जो भोजन के आने पर फैल जाता है। छोटा अंग होता है, जब भोजन का आता है तो ये पूरा मोटा हो जाता है। खाने के बाद देखा हुआ आपने, पेट बड़ा हो गया। अमाशय की पेशी भित्ति, अमाशय की भी मसल्स हैं, दीवार है, मोटी परत है, भोजन को अन्य पाचन रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। भोजन अमाशय में कई रस पाए जाते हैं, इनके साथ भोजन मिल जाता है। कौन कौन से भाई? पाचन कार्य अमाशय भित्ति में होती है जटिल ग्रंथियों के द्वारा। इनमें ग्लैंड्स होती, ग्रंथि होती हैं, जिन्हें जटिल ग्रंथियाँ कहा जाता है, उनके द्वारा ये काम होता है। इसमें क्या क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये बहुत ख़तरनाक अम्ल है, प्रबल अम्ल है। HCl ऐसा अम्ल है जिसमें उंगली डालोगे, अगर कंसनट्रेटेड, अगर इसको कंसनट्रेटेड हो, सांद्र HCl विलयन हो हिंदी में, तो उसमें अगर उंगली डालोगे तो उंगली की खाल गल जाएगी और उंगली ख़त्म भी हो सकती है, कट भी सकती है। ये इतना ख़तरनाक अम्ल होता है जो पेट में पाया जाता है। इसका कुछ काम है, इसका काम क्या है आगे सोचेंगे। एक प्रोटीन होता है, पाचक प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम, जिसका नाम है पेप्सिन। और श्लेष्मा, श्लेष्मा क्या होता है? श्लेष्मा को इंग्लिश में म्यूकस कहते हैं, और म्यूकस का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो चिकनाई लसलसा हो, जैसे आपकी नाक, मुंह से बलगम जो निकलता है, ये लसलसा और चिकना होता है। इसका काम क्या होता है कि अंगों को बचा के रखना। म्यूकस कोई भी अम्लीय या क्षारीय प्रभाव को कम कर देता है। तो श्लेष्मा का काम ये होता है, श्लेष्मा निकलता है, पेप्सिन निकलता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। याद कर लें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और श्लेष्मा, ये तीन चीज़ें निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? जठर ग्रंथियों से। कहाँ पे होती है जठर ग्रंथियाँ? अमाशय की भित्ति में होती हैं। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अमाशय की भित्ति में, भित्ति माने दीवार, वॉल, अमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथि होती हैं। इनमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन, पाचक एंजाइम, पेप्सिन और श्लेष्मा का स्त्रावण करते हैं, निकालते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माध्यम तय करता है जो पेप्सिन एंजाइम क्रिया में सहायक होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम एक और भी है, आपके विचार में अम्ल का और कार्य होता है जो भोजन के साथ आपके जीवाणु बैक्टीरिया आ जाते हैं, जो आपकी कोशिकाओं में पहुँचकर कोशिका को नष्ट करेंगे, ख़त्म करेंगे। उन भी बैक्टीरिया को भी, जीवाणुओं को भी और जम्स को भी मारता है, जो भी मुंह में खाने के साथ पहुंच जाते हैं पेट में, अमाशय में। और इसका काम क्या है? पेप्सिन एंजाइम जो काम करता है वो अम्ल में काम करेगा। तो पेप्सिन एंजाइम के काम करने के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मस्ट है। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना होगा तो अम्लीय माध्यम नहीं होगा, और अम्लीय माध्यम नहीं होगा तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को नहीं तोड़ पाएगा। सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा अमाशय का आंतरिक स्तर की अम्ल से करती है। श्लेष्मा कोई चिकनाई वाली चीज़, लसलसी, अमाशय पेट के अंदर के स्तर को अम्ल से रक्षा करती है। इसका काम है अम्ल से बचाना। मैंने कहा था इनका काम यही होता है। नाक में होता है तो नाक में बचाते हैं रोए हुए से, हलक में होता है तो हलक के अंग, अस्तर जो लाइनिंग होती है, परत, अस्तर को इंग्लिश में लाइनिंग कहते हैं, ध्यान रखना। और वैसा अस्तर जानते होंगे, घर में लेडीज़ बहुत बनाती है, कपड़ों का अस्तर लगा दो, वही अस्तर है, जिसे इंग्लिश में लाइनिंग कहते हैं। और ये अंदर से एक परत होती, कवर होती है। हमने बहुधा वयस्कों की एसिडिटी, अम्लता की शिकायत करते सुना है। क्या इसका संबंध उपरोक्त वर्णित विषय से तो नहीं है?
बिल्कुल है। अगर आप अम्ल माध्यम है पेट में और आप अम्ल अगर खाते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत वाले मसाले खाने खाते हैं या अम्ल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपका पेट में एसिडिटी ज़्यादा बनने लगेगी और ज़्यादा एसिडिटी में श्लेष्म सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा, जिससे आपको एसिडिटी हो सकती है। अगर एसिडिटी होती है तो आप बेस खाते हो, और आपने अम्ल बेस वाले चैप्टर में ये पढ़ा है। फिर दोबारा पढ़ेंगे एक बार और। अगला पॉइंट पर आते हैं। अमाशय भोजन अब क्षुद्रांत छोटी आंत में आ गया। क्षुद्रांत माना छोटी आंत। चित्र पे आता हूँ मैं, दोबारा दिखाता हूँ छोटी आंत। ये चित्र देखें आप। ये चित्र में ये जो पेट की ये कॉलन है, यहाँ से स्टार्ट होकर ये छोटी आंत में भोजन आता है। ध्यान रखना, नीचे वाली पतली आंत में। पतली आंत जो बहुत बड़ा सुखली हुई है, इस तरह की आंत को ये छोटी आंत कहा जाता है। छोटी आंत इसलिए कहा जाता है, ये लंबाई में ज़्यादा होती है लेकिन ये पतली होती है। पतली की वजह से छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन या क्षुद्रांत नाम है। एक ही वर्ड है, ध्यान रखना, एक ही वर्ड है, क्षुद्रांत। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, नाम क्षुद्रांत है। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन ये लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडली, ये बहुत ज़्यादा कुंडली में बना होता है, क्वाइल बना होता है। सांप बहुत लंबा होता है, कुंडली मार के बैठ जाता है, छोटा दिखता है, बिल्कुल ऐसे ही आंत होती है। ये संहत अवस्था में होता है। संहत माने होता है क्लोज पैकिंग, थोड़ी सी अवस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी सेल्यूलोज पाचन के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। क्या कहना चाह रहा भाई? ये घास खाने वाले चौपाए जानवर ज़्यादातर, या खरगोश या जानवर, हिरन, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, इनकी आंतें लंबी होती हैं हमारे मुकाबले और मांसाहारी के मुकाबले, क्योंकि ये पेड़ पौधे खाते हैं और पेड़ पौधे पादप कोशिका से बने होते हैं। पादप कोशिका से बने होते हैं। मैंने 9th क्लास में आपको बताया, पादप कोशिका की जो भित्ति होती है वो सेल्यूलोज नाम के कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। सेल्यूलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है, जो फीका सेल्यूलोज फीका कार्बोहाइड्रेट है, और ये सब काफ़ी मजबूत होता है। पाचक एंजाइमों द्वारा ये पाचित नहीं किया जाता है। पाचक एंजाइम जो अवस्था प्राप्त होती है, कुछ बैक्टीरिया पाचक एंजाइम सिर्फ किस में होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आपके चौपाए जानवर, घास खाने वाले जानवरों की आंतों में पाए जाते हैं। हमारे पेट में से अगर हमने ऐसे कुछ खाते हैं तो ऐसा सेलुलोज वापसी निकल आता है, वो पाचन नहीं हो पाता, पचता नहीं है। जंतु में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन प्रकार के अनुसार अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी को सेलुलोज पाचन के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है, तब आगे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती है। बाघ, शेर, टाइगर, चीता, शेर, ठीक है, इन सब की छोटी आंत होती है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। क्षुद्रांत छोटी आंत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसों के पूर्ण पोषण का स्थल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लें। छोटी आंत की कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। पूर्ण पाचन कहाँ होता है? पूर्ण तरह पाचन कहाँ होता है? भोजन। तो आप बताओगे क्षुद्रांत में, छोटी आंत में। इस कार्य के लिए यकृत, लीवर तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करता है। अब यहाँ पर एक और एंजाइम आएगा जो लीवर से निकलेगा और अग्नाशय से निकलेगा। दो टाइप के एंजाइम आपको मिलेंगे। पहले देखते हैं, अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और अग्नाशयिक एंजाइम क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। क्षारीय बनाने का काम क्या करता है? यकृत, लीवर, ये जिगर, उर्दू में जिगर से स्रावित पित्तरस, कौन सा है? बाइल जूस। पित्तरस या बाइल जूस इस कार्य को करता है। कार्य वसा पर क्रिया करके अतिरिक्त है। वसा पर एक्शन तो कर ही कर रहा है, और भी कुछ काम है। क्या है? वसा बड़ी गोलिकाओं में रूप में होता है। जो वसा चिकनाई होती है वो बड़ी बड़ी गोलिकाएं, बड़े बड़े पिंड होते हैं, उनको इमल्शन बनाना होता है। इमल्शन क्या होता है भाई? एंजाइम का कार्य मुश्किल होता है। इमल्शन बना होता है ऐसे छोटे छोटे बारीक बारीक रेजे, बारीक बारीक लिक्विड वाले माध्यम में छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देना इमल्शन कहलाता है। जैसे आप साबुन का इस्तेमाल करके पानी डालकर साबुन के जो बड़े कण होते हैं उनके छोटे छोटे कणों में तोड़ते हैं, वो इमल्शन ही होता है। पित्त लवण, पित्त माने बाइल, बाइल के लवण जो होते हैं उन्हें छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। पित्ताशय से जो आता है यकृत में स्टोर होता है और पित्ताशय से वो चीज़ प्राप्त होती है। हाँ, जिससे एंजाइम क्रियाशीलता बढ़ जाती है, एक्टिविटी बढ़ जाती है। एंजाइम साई का कार्य करता है। एंजाइम जो ये पित्त लवण वाला है, पित्ताशय से जो आया है, ये क्षारीय माध्यम में करेगा। आपने अम्ल और क्षारीय नाम के चैप्टर में पढ़ा है कि दो टाइप के पदार्थ होते हैं, अम्लीय, तीन टाइप, अम्ल, क्षार और उदासीन, ठीक है। तो अम्ल वो होते हैं जो H3O पॉजिटिव आयन देते हैं जल में घोलने पर। क्षारीय वो होते हैं जो नेगेटिव देते हैं। क्षारीय का एग्जाम्पल आपके साबुन हैं। अम्ल के एग्जाम्पल आपके घर में हैं नींबू, खट्टी चीज़ें। और अम्ल तेज़ाब वेज़ाब जो होते हैं
तो ये सब पदार्थ जो होते हैं इनके अलग अलग एंजाइम करने के कार्य हैं। पित्त लवण उन्हें छोटी गोले काम करता है। इन एंजाइम की जरूरत साबुन के मैल का इमल्सीकरण है। ये साबुन का मैल इमल्सीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। उसके विषय में ध्यान पड़ते पढ़ाऊँगा। अग्नाशय अग्निनाशी रस का श्रावण करता है जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। याद कर ले, प्रोटीन के पाचन के लिए छोटी आंत में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ट्रिप्सिन। तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। लाइपेज एंजाइम का काम क्या है? वसा का पाचन नहीं है, इमल्सीकृत वसा का पाचन है। अगर ऑप्शन 2 आते हैं वसा और इमल्सीकृत वसा, तो जोश में मत आना, इमल्सीकृत वसा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है, सबसे सही आंसर है। क्यों? क्योंकि इमल्सीकृत वसा पर ही एक्शन करेगा। अगर वसा ऐसे ही है तो लाइपेज एंजाइम वसा को पाचन नहीं कर पाएगा। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है, छोटी आंत, जो आंत रस स्राव करती है, आंत से रस आता है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। पाचन भाजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं। प्रवर्ध मान होता है उभार, उंगली जैसे उभरे हुए जगह होते हैं। इन्हें दीर्घ कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं विली। ध्यान रखना, विली आपको इंग्लिश में मिल सकता है, हिंदी में भी विली लिख सकता है। विली कहते हैं उंगलियों की तरह संरचना होती है ऐसे। आप देखो अगर कोई फ्लैट फिगर है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन फ्लैट फिगर को उभार दो तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ने से उसमें पानी अगर फैलाओगे तो पानी ज़्यादा सोख लिया जाएगा। तो ये प्रवर्ध का काम क्या होता है, या दीर्घ का काम क्या होता है, उभारों का काम क्या होता है, विली का काम क्या होता है? अवशोषण की सतह क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। और सतह क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दीर्घ को बहुत होती है। भोजन को अवशोषित करने के शरीर में प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाते हैं। क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो अवशोषण ज़्यादा होगा, और अवशोषण ज़्यादा होगा, अच्छी तरह से होगा, तो शरीर में अच्छी तरह से वो पहुँचेगा, जहाँ पर उपयोग ऊर्जा प्राप्त करके नए ऊतकों का निर्माण तो पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। बिना पचा भोजन वृहदान्त में बोझ दिया जाता है। बड़ी आंत में जहाँ दीर्घ इस पदार्थ में, उसमें भी विली होते हैं, उसमें भी दीर्घ होते हैं, उसमें भी प्रवर्ध होते हैं। प्रवर्ध, दीर्घ और विली एक ही शब्द को डिफाइन कर रहे हैं। उभार, प्रवर्ध मान उभार होता है, उनको नाम दिया गया दीर्घ, इंग्लिश में विली। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। वज्य पदार्थ का बहिक्षेपण, वज्य माने वेस्टेज, जो अमोनिया होती है ज़्यादातर, नाइट्रोजन पर पता। गुदा अवरोधनी स्पेक्टर बोलते हैं, द्वारा नियंत्रित किया जाता है। स्पेक्टर वक्त के साथ साथ खुलता है और आपके भोजन को जिसम से निकाल देता है। इसमें दंत क्षरण कल को पढ़ाएंगे नेक्स्ट टाइम पे।